हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस। आगे पढ़ेंगे अध्याय 2, विविधता और भेदभाव। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे विविधता कभी कभी भेदभाव का कारण बन सकती है। इसमें हमें यह भी बताया गया है कि लोग दूसरों के प्रति पूर्वाग्रह क्यों रखते हैं और कैसे रूढ़िवादिता बनती है। और इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे भेदभाव होता है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो चलिए एक एक करके सभी पॉइंट को जानते हैं। पहला पॉइंट है पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता। पूर्वाग्रह किसे कहेंगे? दूसरों को नकारात्मक रूप से आंकना। जब कोई व्यक्ति किसी के बारे में पहले से ही नकारात्मक धारणा बना लेता है बिना किसी अनुभव के ही, तो उसे पूर्वाग्रह कहते हैं। इसका मतलब है कि मान लीजिए दो व्यक्ति है और वो रास्ते पे चल रहे किसी व्यक्ति को देखकर आपस में कहता है कि ये जरूर गांजा फूंकता होगा, बिना उस व्यक्ति के बारे में जाने कि वो कैसा है, कौन है। सिर्फ उसे देखकर आपस में ये कहने लगना या अपना विचार बना लेना कि वो गांजा फूंकता है, ये पूर्वाग्रह है। रूढ़िबद्ध धारणा या रूढ़िवादिता किसे कहेंगे? जब कोई व्यक्ति अपने पूर्वाग्रहों को ही सत्य मान लेता है तो वह रूढ़िवादी बन जाता है। यह व्यक्ति दूसरे सच को सुनना या स्वीकार करना नहीं चाहता है, बस अपना जो मान लिया है वही सत्य है। जैसे कि मैंने बताया ना वो गांजा फूकने वाला एग्जाम्पल। इसी एग्जाम्पल को और आगे समझते हैं तो वे दोनों व्यक्ति उसी व्यक्ति को कुछ दिन बाद एक हॉस्पिटल में देखता है, जो कि एक डॉक्टर के रूप में वहां पर काम कर रहा होता है और मरीजों को देख रहा होता है। और उस दोनों व्यक्ति को ये बात देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वे दोनों व्यक्ति उस व्यक्ति के बारे में पहले ही अपना पूर्वाग्रह तय कर चुका था कि वे व्यक्ति गांजा फूंकता है। और इस समय उस व्यक्ति को डॉक्टर के रूप में कार्य करते देखकर विश्वास ना करना और अपने पूर्वाग्रह को ही सत्य मानना, इसी बात को कहते हैं रूढ़िवादिता। अब रूढ़िवादिता का कुछ और भी उदाहरण हो सकते हैं। जैसे लड़कियों के लिए क्या है, उन्हें धीमी आवाज में बात करनी चाहिए, उन्हें घर का काम सीखना चाहिए। वहीं लड़कों के लिए माना जाता है लड़के रोते नहीं हैं, वे बहुत मजबूत होते हैं, उन्हें बड़े होकर पैसे कमाने हैं और परिवार पालना है। अब रूढ़िवादिता के नुकसान भी देखने को मिलते हैं। यह सामने वाले व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है। उन्हें यह जानकर बहुत ही बुरा लगता है कि लोग उनके बारे में कोई अनुभव ना रखते हुए भी उनके बारे में कैसी अवधारणाएं बना रखे हैं। और इसी अवधारणाओं के कारण कभी कभी उन लोगों को भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। तो हमारा दूसरा पॉइंट है भेदभाव। जब लोग पूर्वाग्रहों और रूढ़िवादिताओं के कारण किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं या कोई व्यक्ति पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर किसी अन्य व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग या क्षेत्रीयता के आधार पर किसी सुविधा से वंचित रखता है, तो इसे भेदभाव कहते हैं। भेदभाव से लड़ना कैसे चाहिए? भेदभाव से लड़ने के लिए हमें लोगों को शिक्षित करना होगा और समानता के लिए कानून बनाने होंगे जिससे लोग भेदभाव ना कर सके। समाज में कई तरह के भेदभाव देखने को मिलते हैं। उनमें से सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है वो है जातिगत भेदभाव। अगला पॉइंट नंबर 3 है जातिगत भेदभाव। भारत में जाति व्यवस्था बहुत पुरानी है, जिसने लोगों के लिए जन्म के आधार पर काम निर्धारित किए, जैसे मोची का बेटा मोची ही बनेगा। और ऐसे लोगों को वे लोग नीची जाति के लोग मानते थे, जिसे वे दलित कहकर भी बुलाते थे। दलित शब्द को समझें तो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के लिए यह शब्द इस्तेमाल करते हैं, जिसका अर्थ है दबाया गया या कुचला गया। और अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों को समाज में बहुत ही कम अवसर मिलते हैं किसी काम के लिए। उन लोगों को भी उतना ही अवसर मिले जितना दूसरे लोगों को मिलता है, इसके लिए भारत सरकार ने कानून में आरक्षण का व्यवस्था किया है। और आरक्षण की आवश्यकता आज भी पड़ती है। और यह कब तक पड़ेगी? आरक्षण की आवश्यकता तब तक पड़ेगी जब तक समाज में काम का निर्धारण जाति के बजाय व्यक्ति की योग्यता और क्षमता से ना होने लगे। और जातिगत भेदभाव से लड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? भेदभाव से लड़ने के लिए हमें लोगों को शिक्षित करना होगा, समानता के लिए कानून बनाने होंगे, लोगों को उनके अधिकार के बारे में जानना होगा, तभी जाके जातिगत भेदभाव समाप्त हो पाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि पहले इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाए गए हैं। जातिगत भेदभाव के लिए पहले भी बहुत सारे ज्ञानी लोग इसके खिलाफ बोल चुके हैं। और बाद में जाके जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस संविधान में दर्शाया गया कि भारत के सभी नागरिक एक समान हैं। संविधान ना ही किसी उच्च जाति के पक्ष में होगा, ना ही किसी नीच जाति के विरोध में होगा। संविधान कहता है भारत में रहने वाले सभी जाति, सभी धर्म एक समान हैं। और संविधान में इसी समानता के अधिकार को जगह देने के लिए पीछे बहुत सारी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। आइए जानते हैं पॉइंट नंबर 4, समानता की लड़ाई और संविधान। इसमें योगदान किन किन का रहा है?
योगदान के बारे में जानें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जैसे स्वतंत्र सेनानियों ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाए थे और संविधान में एक संवैधानिक स्थिति को प्राप्त किए थे। संविधान में समानता के लिए संवैधानिक स्थिति क्या है? भारत का संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। संविधान में जातिगत भेदभाव को अपराध घोषित किया गया है। संविधान ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाया है, जिसका अर्थ है कानून की दृष्टि में सभी धर्म एक समान हैं और सरकार का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। इस तरह हम अध्याय 2 को समाप्त करते हैं। तो इस अध्याय में बस इतना ही। यह अध्याय भी खत्म होता है। अब हम चलेंगे अगले अध्याय पर।